नमस्कार, मैं हूं सुयश राजपूत और आप सभी का स्वागत है उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारे द्वारा आप सभी के लिए आर्थिक सर्वेक्षण की इस विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है। उसी श्रृंखला में आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं अध्याय 9 खनिज को लेकर के। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं खनिज के कुछ प्रमुख तथ्यों पर जो कि आर्थिक सर्वेक्षण में इस बार दिया गया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण के खनिज के आंकड़ों पर आज एक विस्तृत अध्ययन करेंगे और विस्तृत अध्ययन करने के बाद कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, जिसके माध्यम से वह तथ्य आप सभी को दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और आप सभी को याद हो जाए, जिससे आप परीक्षा में उसका एक बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर सकें। तो सबसे पहले जानने योग्य बात यह है कि जो खनिज का चैप्टर है ये इक्वल तौर पर आपके प्री की एग्जाम, पीएससी प्री की एग्जाम, पीएससी मुख्य परीक्षा और व्यापम की परीक्षाओं सारे में समान तौर पे उपयोगी। व्यापम की परीक्षाओं में भी यहां से प्रश्न उठते हैं, पीएससी मेंस में भी खनिज से संबंधित प्रश्न आते हैं छत्तीसगढ़ के भूगोल वाले पोर्शन के तहत, अर्थात पेपर नंबर 5 का जो पार्ट 3 है छत्तीसगढ़ का भूगोल, जो 75 नंबर का सेक्शन है, वहां से भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और सीजीपीएससी प्री में भी यहां से प्रश्न निरंतर उठते रहे, क्योंकि सीजीपीएससी प्री के सिलेबस में खनिज स्पेशल मेंशन किया हुआ टॉपिक है। तो याद रखना है, खनिज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। और इस तथ्यों को जान करके हम क्या करेंगे, खनिजों के बारे में एक समझ विकसित करेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, उनके आंकड़े क्या है और उसका उपयोग हम परीक्षा में किस प्रकार कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पहला स्लाइड, जिसमें एक ओवरव्यू दिया गया है। उस ओवरव्यू के माध्यम से हम जानेंगे कि प्रमुख तथ्य क्या है खनिज के। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो कुल जीएसडीपी है उसमें से 26,544 करोड़ कहां से प्राप्त होता है, तो खनिजों से प्राप्त होता है, जिसका हिस्सा कितना प्रतिशत है, तो 10.36%। कितना प्रतिशत हिस्सा लेकर के बैठा है खनिज, तो 10.36%। किसमें, जीएसडीपी में, जिसमें निरंतर 5 साल की तुलना में क्या है, उच्चावच की स्थिति बनी हुई है। और 2018-19 में सर्वाधिक योगदान था, सर्वाधिक हिस्सा था किसका, खनिज का, राज्य के जीएसडीपी में। तो याद रखना है 2018-19 में सर्वाधिक हिस्सा किसका था, तो खनिज का, किसमें, राज्य के जीएसडीपी में। पिछले 5 वर्ष में निरंतर उतार चढ़ाव हुए हैं, अर्थात उच्चावच की स्थिति बनी है। और इस बार कितना हिस्सा है, तो 10.36%, जो कि जीएसडीपी में 10.36% का हिस्सा खनिज राजस्व का। यदि वृद्धि की बात करूं तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 17.23% की वृद्धि देखी गई है। किसमें, राज्य की जीएसडीपी में 10.36% की वृद्धि देखी गई। अगर मैं पिछले 5 वर्ष में बात करूं सर्वाधिक किस वर्ष में रहा है, तो इस वर्ष ही सर्वाधिक हिस्सा है किसका, खनिज का, जीएसडीपी में। तो याद रखना है 3 तथ्य अभी अपन ने पढ़े। राज्य के कुल जीएसडीपी का 26,544 करोड़ कहां से आ रहा है, खनिज से। कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो 10.36। वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई है, तो 17.23% की। वृद्धि सर्वाधिक कौन से वर्ष में रही, पिछले विगत 5 वर्षों में, 2021-22 में। 2018-19 में क्या सर्वाधिक रहा, तो हिस्सा सर्वाधिक कहां पे था, 2018-19 में। इन आंकड़ों पर मैं आपको एक बार ले चलता हूं। तो आप यहां पर देख रहे हैं वृद्धि, तो यहां पर पिछले 2015-16 में 4.79%, 9.53%, 6.81%, 7.96%, -1.96%, -8.96% और 17.23%। तो जैसा हमने चर्चा किया कि वृद्धि जो है वह वृद्धि कब सर्वाधिक है, तो 2021-22 में सर्वाधिक हुई। इसके बाद योगदान के प्रतिशत के बारे में चर्चा की तो 11.15, 11.30, 11.74, 11.36, 10.64, 9.81 और 10.36। तो इस प्रकार से यहां पर भी उच्चावच की स्थिति बनी है योगदान में। और सर्वाधिक योगदान कब था, तो 11.74%, जो कि 2017-18 में था। तो इसी पर हमने चर्चा की है, क्या हिस्सा 2018-19 में सर्वाधिक और वृद्धि कब सर्वाधिक, तो 21-22 में। राजस्व आय की बात करें, इस अर्थात छत्तीसगढ़ में खनिज से इस बार कितना प्रतिशत आय हुआ है या कितने करोड़ की आय हुई है, तो 5,517.01 करोड़ की 2020-21 में आय हुई, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में कमी है। पिछले बार 6200 के आसपास क्या था, राजस्व आय था। इस बार घट करके कितना रह गया, 5,517.01 करोड़। पिछले 5 वर्षों में राजस्व आय में कैसी स्थिति रही है, तो लगातार उतार चढ़ाव होते रहे, अर्थात उतार चढ़ाव अर्थात उच्चावच की स्थिति देखने को मिलती है। अगला तथ्य जो है कि छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 27% राजस्व खनिजों के दोहन से प्राप्त होता है। तो छत्तीसगढ़ में लगभग 27 से 28 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनके उत्खनन से जो आय प्राप्त होती है वह छत्तीसगढ़ राज्य के कुल आय का कितना प्रतिशत है, तो 27%। मान लेते हैं छत्तीसगढ़ 100 रुपए कमाता है, तो उसमें से 27 रुपए केवल और केवल कहां से आ रहे हैं, तो खनिज राजस्व से आ रहे हैं। बढ़ते हैं अगला तथ्य। अगला तथ्य यह है कि जिला खनिज न्यास डीएमएफ, आगे चल करके इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे, वो कितने जिलों में संचालित है या कितने जिलों में स्थापित है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के 28 जिले, वर्तमान में 28 जिले ही हैं, तो सारे के सारे 28 जिले में
जिला खनिज न्यास की स्थापना की गई। यदि मैं बात करूं इस बार गौण खनिज, कौन से खनिज की बात की जाए तो गौण खनिज और मुख्य खनिज का परसेंटेज क्या है, तो इस बार मुख्य खनिजों से जो आय हुई है वह 95% आय है और गौण खनिजों से 5% की आय हुई। पिछले बार यह रेशियो 96:4 का था, इस बार वो बदल करके कितना हो गया, 95:5 हो चुका है। चलिए देखते हैं अगला स्लाइड। अगला स्लाइड में अपन चर्चा कर चुके हैं सारी चीजों पर। उसके अगले स्लाइड में हमें क्या देखना है, मुख्य खनिज का उत्पादन वर्ष 2020-21। क्या देखना है, मुख्य खनिज का उत्पादन वर्ष 2020-21, जिसमें मुख्य खनिज कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट और टिन अयस्क के बारे में चर्चा करेंगे। तो किस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो कोयले के बारे में चर्चा करेंगे, लौह अयस्क के बारे में चर्चा करेंगे, चूना पत्थर, बॉक्साइट और टिन अयस्क। यदि बात की जाए कोयले, तो कोयले का उत्पादन इस बार 1,57,477 टन में हुआ है। कितना उत्पादन हुआ है, तो 1,57,477 टन। ठीक, जिसमें पिछले 5 वर्ष की तुलना में क्या रही है, तो उच्चावच, निरंतर उतार चढ़ाव की स्थिति रही है। कभी ज्यादा रहता है, कभी कभी इससे कम रहता है, तो उतार चढ़ाव की स्थिति। यदि भारत में योगदान का प्रतिशत देखें उत्पादन में, तो भारत में यदि 100% उत्पादन हो रहा है तो उसका 21% हिस्सा कहां से जा रहा है, छत्तीसगढ़ से जा रहा है। किसका, कोयले का। तो कोयले का भारत देश के कुल उत्पादन का 21.09% उत्पादन कहां से होता है, छत्तीसगढ़ से होता है। यदि मूल्य की बात की जाए तो मूल्य पे यहां पे डिस्क्लोज नहीं किया गया है, आर्थिक सर्वेक्षण में यह आंकड़ा नहीं दिया गया। अगला जो देखते हैं वह है लौह अयस्क। तो इस बार 37,707 टन उत्पादन हुआ है लौह अयस्क का, जो देश के कुल उत्पादन का 17.61% है। डाटा चेंज हुआ इस बार, तो इन सारे डेटास को अपने को याद रखना है। मूल्य में कितना प्रतिशत, तो 26.24, अर्थात यदि भारत देश में 100 रुपए का लौह अयस्क उत्पादित होता है तो उसमें से 26 रुपए 24 पैसे का कहां से उत्पादित हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ से उत्पादित हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं चूना पत्थर की। तो चूना पत्थर 35,577 टन, 1000 टन, 35,577 टन का उत्पादन इस बार चूना पत्थर का हुआ है, जो कि देश के कुल उत्पादन का 11.70% है और 11.43% मूल्य, अर्थात 100 रुपए में से 11.43% चूना पत्थर से आय कहां से हुई है, तो छत्तीसगढ़ से हुई है। और देश में यदि 100% उत्पादन हुआ है तो 11.7% उत्पादन छत्तीसगढ़ से हुआ। अगला खनिज है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट इस बार 720,000 टन, जो कि 3.57% है देश के कुल उत्पादन का। तो इस बार इसमें परिवर्तन हुआ है, कमी आई है। और कुल उत्पादन मूल्य का कितना है, तो 3.33%। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आंकड़ा है। अगली बात करते हैं टिन अयस्क की। तो आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र टिन उत्पादक राज्य है। ठीक, तो इस बार 13,673,000 टन टिन का उत्पादन हुआ है, जिसमें से 100% उत्पादन कहां से हुआ है, छत्तीसगढ़ से, और उसका कुल मूल्य भी कितना होगा, 100%। तो यदि हम ही निकाल रहे हैं तो सारा का सारा उत्पादन हमारा, मतलब 100%, और सारी की सारी कमाई भी किसकी, हमारी, अर्थात 100% मूल्य में भी इस प्रकार की चीजें दी गई। तो यह आंकड़ा किसको कोट करके दिया गया है, तो भारतीय खान ब्यूरो। किसको, भारतीय खान ब्यूरो से इस आंकड़े को उठाया गया है। किसके द्वारा, आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा। और मेरे द्वारा इस आंकड़े को कहां से उठाया गया, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 से उठाया गया। यदि मैं बात करूं उत्पादन मूल्य की, तो उत्पादन मूल्य 2020-21 में कितना रहा, तो 17.691 रहा। कितना परसेंट रहा, 17.691। तो छत्तीसगढ़ देश के खनिज में, देखिए मान लेते हैं भारत देश में सारे के सारे खनिजों को मिलाकर के, चाहे वो लोहा हो, कोयला हो, चूना पत्थर हो, बॉक्साइट हो, टिन हो और अलग अलग प्रकार के खनिज हो, यदि सारे खनिज को मिला दूं मैं और उससे 100 रुपए की आय हुई है, तो उसमें से छत्तीसगढ़ का उस 100 रुपए में योगदान कितना है, तो 17 रुपए 91 पैसा। कितना याद रखेंगे, 17 रुपए 91 पैसा। तो याद रखना है 17 रुपए 91 पैसे की आय कहां से हो रही है, छत्तीसगढ़ से हो रही है। किसको, भारत देश को। किसमें, सारे के सारे खनिजों के उत्पादन मूल्य में। यदि इस बार का एवरेज किया जाए, पिछले 5 साल का मैं एवरेज निकालता हूं, पिछले 5 साल में जितने भी क्या रहे उत्पादन मूल्य रहे उसका एवरेज निकालता हूं, तो वह कितना आता है, 14.471%। यदि मैं सबसे कम उत्पादन मूल्य की बात करूं तो वह 2016-17 में रहा था, जो कि 9% था, 9.6%। और सबसे अधिक की बात करूं तो वह 2020-21 में है, जो कि है 17.69%। तो यह आंकड़ा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें हम उत्पादन मूल्य पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस बार उत्पादन मूल्य कितना है, 17.91%। सबसे कम कब था, तो 17.69%। कितना याद रखना है, 17.69%। सबसे कम कब था, तो 2016-17 में 9.6%। सबसे अधिक कब था, तो 17.69% इसी वर्ष था 2020-21 में। यदि मैं इसके ओवरऑल की बात करूं तो आप यहां पे देख रहे हैं कि सर्वाधिक उत्पादन कोयले का हुआ है।
तो यहां पे मैंने लिखा है कोयला। उसके बाद नंबर 2 पे उत्पादन किसका हुआ है, तो लौह का हुआ है, तो मैंने यहां पे लिखा लोहा। नंबर 3 पे उत्पादन हुआ है चूना पत्थर का, तो मैंने यहां पे लिखा चूना पत्थर। नंबर 4 पे किसका उत्पादन हुआ है, तो टिन अयस्क का, तो मैंने यहां पे लिखा टिन अयस्क। और नंबर 5 पे उत्पादन हुआ है बॉक्साइट का, तो यहां पे मैंने लिखा बॉक्साइट। तो यह क्रम है जिसमें जो खनिज है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज है, उसका उत्पादन का क्रम है। सर्वाधिक उत्पादन कोयले का, फिर लौह अयस्क का, फिर चूने पत्थर का, फिर टिन का, फिर बॉक्साइट का। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में और देखते हैं सर्वाधिक उत्पादन वर्ष, कब कब इसका सर्वाधिक उत्पादन हुआ था। तो यहां पे सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि 2016-17 में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था, जिसके लिए मैं आपको यहां पे दिखा दूं। ठीक, यहां पे आप देख रहे हैं कोयला, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन यहां पे 18-19 में दिख रहा है। चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन आपको यहां पे दिख रहा है, जो कि 19-20 में है। यदि मैं बात करूं टिन, तो टिन का सर्वाधिक उत्पादन 18-19 में दिखाई दे रहा है। और यदि मैं बात करता हूं लौह अयस्क का, तो लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन 2020-21 में दिख रहा है। तो यहां पे अपन ने देखा कि ये सारे के सारे उत्पादन वर्ष मैंने उसी आंकड़े से निकाले हैं, उसी चार्ट से निकाले। तो 2016-17 में बॉक्साइट, 2018-19 में कोयला और टिन, 2019-20 में चूना पत्थर और 2020-21 में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था। तो जितना उत्पादन हुआ उसमें से सर्वाधिक उत्पादन पिछले 5 वर्षों में बॉक्साइट का 2016-17, कोयला टिन का 2018-19, चूना पत्थर 19-20, 20-21 में लौह अयस्क। इसके बाद अगले स्लाइड की दिशा में अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से खनिज मुख्य तौर पर पाए जाते हैं। तो मुख्य तौर पर छत्तीसगढ़ में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट मिलता है। उसके अलावा टिन, डोलोमाइट, अभ्रक, ग्रेफाइट मिलता है। उसके अलावा सोना, चांदी, हीरा, गार्नेट, कोरंडम, एलेक्जेंड्राइट मिलता है। उसके बाद मैंगनीज, ताम्र अयस्क, सीसा, फायर क्ले, फ्लोराइट, क्वार्ट्जाइट मिलता है। फिर कार्नरूपेन, बेरिल, एंडोसलाइट और कायनाइट और सिलेमेनाइट आदि खनिजों की प्राप्ति होती है। छत्तीसगढ़ में लगभग 32 प्रकार के खनिज पाए जाने की संभावना व्यक्त की गई है, जिसमें से लगभग 28 खनिजों की खोज की जा चुकी है और उसमें से लगभग 22 खनिजों का विपणन किया जा रहा है। ये तो अपने को पता ही है। तो उन्हीं सारे खनिजों के नाम मैंने आपके समक्ष रखे हैं। अगला स्लाइड क्या है? अगला स्लाइड खनिजों के राजस्व आय पर चर्चा करता है। खनिजों के राजस्व आय, तो अपन ने पहले ही चर्चा की है पहले स्लाइड में कि छत्तीसगढ़ में इस बार राजस्व आय कितना है, 5517.01 करोड़, 5517.01 करोड़, जिसमें विगत 5 वर्षों में उच्चावच की स्थिति रही, अर्थात निरंतर उतार चढ़ाव हुआ है और पिछले वर्ष की तुलना में यह कम है। तो उसमें मुख्य खनिज से आय कितना है, तो 4676.08 करोड़, जिसमें भी उच्चावच की स्थिति देखने को मिलती है विगत 5 वर्षों में। गौण खनिज से इस बार का कितना आया है, तो 260.95 करोड़, जिसमें भी विगत 5 वर्षों में उच्चावच की स्थिति देखने को मिलती है। तो याद रखना है भाई, अन्य नीलामी से कितना प्राप्त हुई है, 2609 है ना, 2609.5 करोड़। अन्य नीलामी से, अन्य व्यवस्थाओं से, अर्थदंड से, नीलामी आदि से कितने की प्राप्ति हुई है, लगभग 580 करोड़। तो इस प्रकार हम देखते हैं मुख्य खनिज से 4676.08 करोड़, गौण खनिजों से 260.95 करोड़, अन्य नीलामी से 580 करोड़, तो कुल मिलाकर के 5517.01 करोड़ की प्राप्ति हुई है और यहां पर उच्चावच की स्थिति। अगला टॉपिक जो है वह है ई नीलामी खदानों का। तो ई नीलामी की व्यवस्था शुरू की गई है, ये आपको पता ही है, कब से, 2015 से। अब खदानों का टेंडर नहीं निकलता, उसके जगह पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस से क्या होता है, पूरी की पूरी नीलामी की प्रक्रिया यहां पर की जाती है। तो यहां पर हम देख रहे हैं ई नीलामी खदानें 2015 से। तो हमने अभी तक देखा कि 8 सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर, 1 गोल्ड ब्लॉक कंपोजिट ई ऑक्शन के माध्यम से नीलाम किया जा चुका है। तो क्या हो गया है भाई, 8 सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर, तो चूना पत्थर के बहुत सारे खदानों की नीलामी हुई है, जिसमें केसला, गुमा आदि शामिल है। आप सभी को पता है भाई, गुमा सबसे महंगी बिकी हुई चूना पत्थर की खदान है, जो कि बलौदाबाजार जिले में स्थित है। केसला दूसरी सबसे महंगी बिकी हुई चूना पत्थर की खदान है, जो कि रायपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा एक गोल्ड ब्लॉक, तो गोल्ड ब्लॉक सोना खान क्षेत्र में बाघमारा गोल्ड ब्लॉक की नीलामी की गई है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सोने की खदान और सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर की 8 और सोने की 1 खदान का नीलामी किया जा चुका है। किसके माध्यम से, ई नीलामी के माध्यम से। अब 2021-22 में भी कुछ लक्ष्य है। तो 2021-22 में बॉक्साइट, चूना पत्थर और लौह अयस्क के 48 खदानों के ऑक्शन प्रस्तावित है। तो आगे चल करके लगभग 48 खदानों की बिक्री भी ई नीलामी के माध्यम से की जा सकती है। तो बढ़ते हैं भाई अगले स्लाइड में और देखते हैं अगला स्लाइड क्या कहता है। तो अगला स्लाइड खनिज ऑनलाइन 2.0 के बारे में बताता है। जून 2017 से खनिज ऑनलाइन 1.0, पहले खनिज ऑनलाइन की शुरुआत हुई। ये खनिज ऑनलाइन जो है
इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य विभागीय क्रियाकलापों में दक्षता एवं पारदर्शिता लाने। तो कैसे दक्षता पारदर्शिता लाएगा? तो खनिज ऑनलाइन के माध्यम से सारे आंकड़ों को, सारे महत्वपूर्ण जानकारियों को कहां पर रख दिया गया? आपके इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन में, जिसका नाम है खनिज ऑनलाइन, अर्थात एक वेबसाइट बनाया गया और सारी जानकारियां वहां पे उपलब्ध करा दी गई। तो जिससे क्या होगा? विभागीय कार्यकलापों में दक्षता आएगी और पारदर्शिता आएगी। कोई भी व्यक्ति जाकर के देख सकता है कि खनिज वहां पे प्रॉपर, मतलब खनिज के सारे रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन है कि नहीं। आरटीआई लगाने की आवश्यकता ही नहीं, सीधे के सीधे सारी की सारी व्यवस्था आपको उस वेबसाइट में दिख जाएगी। इसके अलावा हितग्राहियों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, अर्थात लोगों को सुविधा प्रदान करने, भाई खनिज से संबंधित, मान लो मुझे खनिज का खदान खरीदना है, तो सारी जानकारी के लिए मुझे ऑफिस नहीं भटकना पड़ेगा। अब मैं कहां पर जाकर के खनिज से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता हूं? तो खनिज ऑनलाइन वेबसाइट में जाकर के क्या कर सकता हूं? अपना सारे के सारी क्वेरीज को शांत कर सकता हूं, सारे के सारे जिज्ञासाओं को शांत कर सकता हूं। तो इसके तहत खनिज ऑनलाइन के एक कदम आगे खनिज ऑनलाइन 2.0 की स्थापना की बात की गई है, जिसके तहत खनिज ऑनलाइन 2.0 परियोजना प्रदेश में खान एवं खनिजों के आईटी आधारित समग्र प्रबंधन का स्थापित करेगा। यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो कि वेब बेस्ड इंटीग्रेटेड माइंस एंड मिनरल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से संचालित होगा। किसके माध्यम से संचालित होगा? तो वेब बेस्ड इंटीग्रेटेड माइंस एंड मिनरल्स मैनेजमेंट सिस्टम खनिज ऑनलाइन। क्या करना है? प्रबंधन स्थापित करना है। किसका? खान एवं खनिजों के आईटी आधारित समग्र प्रबंधन करना है। तो जिस बारे में अपन ने चर्चा की पहले, उसी सारी चीजों को करना है। ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता लाना है, लोगों के अंदर जवाबदेहिता सुनिश्चित करनी है, और जवाबदेहिता सुनिश्चित करके लोगों को क्या करना है? लोक सेवा की गारंटी देना है। और लोक सेवा की गारंटी देकर के हम खनिज विभाग को जन सामान्य तक पहुंचा सकते हैं, और जन सामान्य को बिल्कुल असुविधा ना हो, ऐसी की सारी व्यवस्था इस खनिज ऑनलाइन के माध्यम से की जा रही। बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड किस बारे में बताता है? छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास। इसको आप डीएमएफ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड एक गैर लाभकारी संस्था है। कैसी संस्था है? तो गैर लाभकारी संस्था है, और ऐसी संस्था बनाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। इस डीएमएफ के माध्यम से क्या होता है? तो इस डीएमएफ के माध्यम से जो रॉयल्टी दर होता है, रॉयल्टी दर को लगभग 10 से 30% कलेक्ट किया जाता है। किसके माध्यम से? डीएमएफ फंड के तौर पे किसको कलेक्ट किया जा रहा है? तो खनिजों का जो रॉयल्टी दर प्राप्त होता है, उसका लगभग 10 से 30% रॉयल्टी दर यहां पे एक्सेप्ट किया जा रहा है, 10 से 30% लिया जा रहा है। अब आप यहां पर देखते हैं कि जिस क्षेत्र में खनन होता है, मान लीजिए कि आपके दल्ली राजहरा क्षेत्र में उत्खनन हो रहा है, किसका? लौह का। तो क्या उत्खनन अपने साथ और कुछ चीजें लेकर के आएगा कि केवल और केवल विकास लेकर के आएगा? तो यह बात तो क्लियर है कि खाली विकास लेकर के उत्खनन नहीं आएगा। अपने साथ मृदा प्रदूषण लेकर के आएगा, अपने साथ वायु प्रदूषण लेकर के आएगा, अपने साथ ध्वनि प्रदूषण लेकर के आएगा, अपने साथ जल प्रदूषण लेकर के आएगा, और बहुत सारी चीजों को अफेक्ट करेगा। लोगों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, लोगों की श्रवण क्षमता बाधित होगी, लोगों की नाक में प्रॉब्लम होगा, लोगों को अस्थमा होगा, और इस प्रकार की चीजें कहां से होंगी? तो खनिजों के उत्खनन के माध्यम से। तो खनिजों के उत्खनन से पर्यावरण प्रदूषण बहुत मात्रा में फैलता है, और लोगों का स्वास्थ्य और शिक्षा और बहुत सारी चीजें इससे प्रभावित होती है, जीवन स्तर भी प्रभावित होता है। तो उस क्षेत्र के लोग, कौन से क्षेत्र के? जहां पर खनिज का उत्खनन किया जा रहा है, उस क्षेत्र के लोगों को, जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमने क्या किया? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की स्थापना की, जिसके तहत उस क्षेत्र में क्या बनाया जा रहा है? स्कूल खोले जा रहे हैं, कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जा रही है, प्रदूषण को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, उस क्षेत्र में पेड़ पौधे लगा करके, वृक्षारोपण करके प्रदूषण कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो यही यहां पर लिखा होगा। तो यहां पर लिखा है राज्य खनन से प्रभावित व्यक्ति एवं क्षेत्र के विकास हेतु। तो उसी सारी चीजों पर चर्चा की। यदि स्कूल खुलेगा तो बच्चे का विकास होगा, यदि कॉलेज खुलेगा तो बड़े का विकास होगा, रोजगार की दिशा में भी वहां पे अवसर क्रिएट होंगे। इसके अलावा प्रदूषण कम होने से स्वास्थ्य स्तर भी बेहतर होगा। वायु प्रदूषण कैसे कम होगा? वृक्षारोपण के माध्यम से कम होगा। तो इस प्रकार की सारी व्यवस्थाओं को देख करके लोगों के विकास के लिए और खनन क्षेत्र में प्रभावित लोगों के विकास के लिए और उस क्षेत्र के विकास के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की स्थापना की गई, जिसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण हमें कहां पे देखने को मिलता है? तो नालंदा परिसर, महादेव प्रसाद पांडे नालंदा परिसर के तौर पर देखने को मिलता है, जो कि डीएमएफ फंड, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से बना हुआ है, और इसके माध्यम से रायपुर तथा अन्य जिलों के बहुत सारे विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो कितना प्रतिशत भाई? 14 जनवरी 2015 से छत्तीसगढ़ जिला न्यास 2015 नियम लागू है, जिसमें से लगभग रॉयल्टी का 10 से 30% डीएमएफ के रूप में लिया जाता है, और उसी पैसे को क्या किया जाता है? विकास कार्यों में लगाया जाता है। बढ़ते हैं अगले। तो अगला है भाई सीएमडीसी, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम। इसे हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य खनिजों की रियायतें प्राप्त कर खनिजों का विकास, दोहन एवं विक्रय का लाभार्जन कर व्यवसाय बढ़ाना। तो मुख्य तौर पे एक ऐसी संस्था है जिसको लाभ कमाना है,
छत्तीसगढ़ राज्य को लाभ प्रदान करना है, खनिजों का दोहन करना है, खनिजों का सर्वेक्षण करना है। तो इस प्रकार के सारे कार्य कौन करेगा? तो सीएमडीसी करेगा, छत्तीसगढ़ स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो सीएमडीसी की कुछ परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें से 5 परियोजनाओं के बारे में आप पहले से जानते हैं। पहली परियोजना है कोल परियोजना, दूसरी है लॉयस्क परियोजना, तीसरी है बॉक्साइट, चौथी है कोरंडम, पांचवा है कैसेट्राइट। इसके अलावा इस बार आर्थिक सर्वेक्षण में एक और परियोजना के बारे में चर्चा की गई है, जो कि है डोलोमाइट खनिज परियोजना। तो अब सीएमडीसी के द्वारा 5 नहीं 6 परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें से अगली परियोजना है डोलोमाइट खनिज परियोजना। यह डोलोमाइट खनिज परियोजना ग्राम छीता पड़रिया, तहसील जैजैपुर, जांजगीर, क्या याद रखना है? तहसील जैजैपुर जांजगीर में एक खदान है जिसे आप छीता पड़रिया खदान के नाम से जानते हैं। वो किस चीज का खदान है? डोलोमाइट का खदान है, जिसके लिए एक परियोजना चलाई जा रही है जिसे हम डोलोमाइट खनिज परियोजना के नाम से जानते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आगे आने वाले एग्जाम के लिए, जिसमें पीएससी में भी पूछ सकता है कि छीता पड़रिया कौन से जिले में है, तो आपको याद रखना है जांजगीर चांपा जिले में। पूछ सकता है छीता पड़रिया कौन से तहसील में है, तो जैजैपुर तहसील में है। छीता पड़रिया में कौन सी चीज की खान है, तो डोलोमाइट की खदान। तो इन सारी चीजों को अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद वापस आते हैं स्लाइड में। तो कोल परियोजना आप सभी को पता है केरवा कोल लिमिटेड के माध्यम से संचालित की जा रही है, जो कि सीएमडीसी और एमपीएसएमसी के संयुक्त उपक्रम। इसके बाद लॉ परियोजना, तो लॉ परियोजना आरी डोंगरी कांकेर, कबीरधाम और बेलाडीला में संचालित किया जा रहा है। बॉक्साइट परियोजना सरगुजा बॉक्साइट की खदान में। कोरंडम परियोजना कुचनूर बीजापुर में प्रक्रियाधीन है। कैसेट्राइट टिन परियोजना सीएमडीसी द्वारा बस्तर के आदिवासी द्वारा संचालित 5 सहकारी समितियों से टिन का क्रय किया जा रहा है। प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से 250 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। तो टिन कौन से क्षेत्र में मिल रहा है? तो टिन आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में मिलता है, एक मिलता है दंतेवाड़ा जिले में और एक मिलता है सुकमा जिले में। तो सुकमा क्षेत्र के आदिवासी परिवार, लगभग 250 आदिवासी परिवार सुकमा और दंतेवाड़ा जिले के क्या हो रहे हैं? इस परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं, जो कि कौन सी परियोजना है? कैसेट्राइट या टिन परियोजना, जो कि सीएमडीसी द्वारा बस्तर के आदिवासियों द्वारा संचालित 5 सहकारी संस्थाओं से टिन का क्रय किया जा रहा है। किसके माध्यम से? तो 5 सहकारी संस्था जो कि आदिवासी क्षेत्र में स्थित है, वहां से अपन टिन का क्रय कर रहे हैं। तो इन 5 परियोजनाओं को याद रखना है। और छठवां परियोजना भी अपन ध्यान में रखेंगे, जो कि है डोलोमाइट खनिज परियोजना, छीता पड़रिया, तहसील जैजैपुर, जांजगीर। अब बात करते हैं बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। तो एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इरकॉन और छत्तीसगढ़ स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एक संयुक्त उपक्रम है, जिसे आप रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से जानते हैं, नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? तो 2016 में हुई। इसके माध्यम से जगदलपुर से रावघाट, जगदलपुर से कोंडागांव और कोंडागांव से रावघाट। यदि मैं आपको नक्शे में बताऊं, अगर मैं आपको नक्शे में बताता हूं, तो यहां पर पर्टिकुलर यहां पे है आपका दल्ली राजहरा। तो हम देख रहे हैं ये दल्ली राजहरा है। दल्ली राजहरा से रावघाट, रावघाट से कोंडागांव, कोंडागांव से जगदलपुर। क्या याद रखना है? दल्ली राजहरा से रावघाट, रावघाट से कोंडागांव, कोंडागांव से जगदलपुर और जगदलपुर से रावघाट, कोंडागांव से रावघाट। इस प्रकार की व्यवस्था जो है किसके माध्यम से बनाई जा रही है? तो आपके बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बनाई जा रही है। अगला है छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड। छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड भी एक संयुक्त उपक्रम है सीएमडीसी और भारत सरकार का। भारत सरकार के हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और सीएमडीसी के माध्यम से एक संयुक्त उपक्रम की स्थापना की गई है, जो कि हीदर तथा बोदल क्षेत्रों को कॉपर खोज के लिए आरक्षित किया गया, जिसके तहत तो याद रखना है छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड के माध्यम से हीदर तथा बोदल क्षेत्रों को क्या किया गया है? आरक्षित किया गया, जहां से तांबे की खोज की जाएगी, कॉपर की खोज की जाएगी। तो याद रखना है इसको। बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। यहां तक हमने देखा, आप सभी ने देखा यहां तक कि खनिज से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े क्या थे। उन सारी चीजों पे चर्चा की, कुछ परियोजनाओं पे चर्चा की, कुछ योजनाओं पे चर्चा की, कुछ संस्थाओं पे चर्चा की, जिससे हम सभी को समझ में आया कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से खनिज ऑनलाइन के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित की जा रही है। तो इन सारी चीजों को देखने के पश्चात अब मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं एक प्रश्नोत्तरी, जिसमें इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको पिछले स्लाइड के माध्यम से ही देने हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो कि है वर्ष 2021-22 कब याद रखना है? वर्ष 2021-22। वर्ष 2021-22 में राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में खनिज क्षेत्र का कितना योगदान है? तो आप सभी ने पहले स्लाइड में पढ़ा था कि 26,544 करोड़ का योगदान है, बाकी सारे फॉल्स डेटा है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है वर्ष 2021-22 में राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनिज क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? तो आप सभी ने पढ़ा था भाई 10.36% योगदान है, बाकी सारे आंकड़े फॉल्स है। अगला स्लाइड देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 2021-22 में राजस्व आय का कितना प्रतिशत हिस्सा मुख्य खनिजों से प्राप्त हुआ है? किससे प्राप्त हुआ है? तो मुख्य खनिजों से। तो आप सभी ने देखा था कि 95 और
5% का हिसाब किताब था, 95% मुख्य खनिज और 5% गौण खनिज। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। ए ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है और डी ऑप्शन गलत। अगला है जिला खनिज न्यास। जिला खनिज न्यास कितने जिलों में? तो आप सभी ने पहले ही स्लाइड में चर्चा की थी कि छत्तीसगढ़ के 25 जिलों में नहीं, 26 जिलों में नहीं, 27 जिलों में नहीं, लगभग पूरे के पूरे 28 जिलों में जिला खनिज न्यास की स्थापना की गई। इसके बाद अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है भारत के कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कितने प्रतिशत योगदान है? क्या याद रखना है? भारत के कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत योगदान है? तो 18% तो नहीं है, 19% भी नहीं है, 20% भी नहीं है, तो कितना परसेंट है? 21.09%। क्या याद रखना है? 21.09%। इसके बाद आते हैं अगला प्रश्न, 2021-22 में खनिजों के उत्पादन का क्रम अवरोही क्रम में जमाएंगे। तो आप लोगों ने देखा था भाई कि सबसे ज्यादा उत्पादन किसका हुआ था? कोयले का हुआ था। कोयले के बाद लोहे का हुआ था, अर्थात लौह अयस्क का। लौह अयस्क के बाद चूना पत्थर का हुआ था और चूना पत्थर के बाद टिन का उत्पादन हुआ था। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के आंकड़े यहां पे दिए गए हैं क्या। तो लौह अयस्क पहला नंबर गलत, कोयला पहला नंबर सही, लौह अयस्क दूसरा नंबर सही, तीसरा नंबर टिन गलत। ठीक, पहला टिन तो ये गलत हो गया, पहला कोयला बिल्कुल सही, लौह अयस्क दूसरा, चूना पत्थर और टिन, अर्थात ए ऑप्शन यहां पर सही है, खनिज उत्पादन का अवरोही क्रम। इसके बाद अगले स्लाइड की दिशा में बढ़ते हैं। किस वर्ष लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था? तो लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन देखने के लिए मैं आपको स्लाइड पे लेकर के चलता हूं। तो लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन, लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन 2020-21 में हुआ था। तो कब हुआ था? 2020-21 में। तो याद रखना है 2020-21 में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था। इसके बाद आते हैं खनिजों से राजस्व आय कितनी हुई? तो 6247 नहीं, 5208 भी नहीं, 5852 भी नहीं, कितना? 5517.01 करोड़ का आय इस बार हुआ है। इसके बाद बात करते हैं खनिज ऑनलाइन की शुरुआत कब से हुई? तो क्या खनिज ऑनलाइन की शुरुआत 2018 से हुई? नहीं। 2016 से हुई? नहीं। क्या 20 से हुई? नहीं। तो 2017 से इसकी शुरुआत हुई है। किसकी? खनिज ऑनलाइन की। अगला प्रश्न है छीता पड़रिया किस खनिज से संबंधित खदान? तो आखिरी पॉइंट अपन ने पढ़ा, जो अगली परियोजना थी छीता पड़रिया, कौन सा? डोलोमाइट परियोजना। तो ये डोलोमाइट से संबंधित खदान। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपसे पूछता है कि छीता पड़रिया डोलोमाइट खान किस जिले में? तो आप सभी ने पता है कि रायगढ़ जिले में नहीं है, रायपुर जिले में नहीं है, बिलासपुर जिले में नहीं है, तो कौन से जिले में है? तो जांजगीर चांपा जिले में। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि भाई खनिजों के कौन कौन से महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, उन आंकड़ों का प्रयोग कहां पर किया जा सकता है, मुख्य परीक्षा में क्या इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं? तो बिल्कुल आ सकते हैं। क्या प्री संबंधित प्रश्न आ सकते हैं? तो बिल्कुल आ सकते हैं। क्या व्यापम में यह प्रश्न आ सकते हैं? तो इस पोर्शन से बहुत ज्यादा प्रश्न व्यापम में, सीजीपीएससी प्री में, सीजीपीएससी मेंस में और अन्य प्रकार के एग्जामों में आने की संभावना बनी रहती है। उसके बाद हमने कुछ 11 क्वेश्चन का सेट था, इस 11 क्वेश्चन के सेट को अपन ने हल किया और जाना कि भाई किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो के माध्यम से कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।